वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस का चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट। तो अवर एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट या फिर हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस रखी है। तो इसमें आपको पता है इकोसिस्टम लिखा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम किस किस चीज़ से मिलके बना है। यहाँ पे ये आपको दिख रही है मिट्टी है। ठीक है, तो मिट्टी को अर्थ को हम बोलते हैं लिथोस। तो लिथोस से बना है, तो लिथोस स्फीयर। ठीक है, क्लियर। लिथो मतलब क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जिस पे पेड़ वगैरह उगते हैं आपके। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो एयर से बना है, किससे? एयर से। थर्ड वन चीज़, जो तीसरी चीज़ है वो आपको ये दिख रही है, ये है पानी। ठीक है, पानी को बोलते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाइड्रोजन प्लस वाटर, जो हाइड्रो को होता है वो पानी के लिए होता है, तो हाइड्रोस्फेयर। इन सभी चीज़ों को मिला करके जो एक दूसरे से लिंक रहती हैं, तो ये कहलाता है बायोस्फेयर। क्या कहलाता है? बायोस्फेयर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया बायोस्फेयर क्या है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये हेल्प कर रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी लाइफ को जीने में। ठीक है, तो लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग जो होते हैं उनको बोलते हैं बायो। बायो, ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है। आ गई बात समझ में? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ये बायोस्फीयर हो गया। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और नॉन लिविंग चीज़ें हों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन को सपोर्ट करती हों, वो कहलाता है इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। देखिए समझते हैं यहाँ पे। इकोसिस्टम, ठीक है, एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर आप पढ़ोगे, एंड नॉन लिविंग थिंग, सोयल, एयर एंड वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए फॉरेस्ट, अ पॉन्ड, लेक, ग्रीनलैंड। तो ये आपका हो जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, आपको ये समझ आ गया इकोसिस्टम क्या है। अब इकोसिस्टम के अंदर कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, कैसे लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें समझते हैं। और टाइप ऑफ जो इकोसिस्टम में है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना, अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, जो बायो है, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक, बायो का मतलब है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायो का मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग में क्या क्या चीज़ें आनी है? तो नॉन लिविंग में आएंगे क्लाइमेट के फैक्टर एंड एडेबिक फैक्टर। ठीक है, जबकि बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे, डिकम्पोजर होंगे। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके आप एग्जांपल समझ लो। क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट में रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ये सारी आपके क्लाइमेट फैक्टर हो गए। एडेपिक में क्या हो जाएंगे? सोयल, सोयल की पीएच वैल्यू, मिनरल्स और टोपोग्राफी। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू ही बिगड़ जाता है तो आपके पेड़ पौधे उगते नहीं हैं। ठीक है, तो हर पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा एसिड, बेसिस एंड सोल्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह लाइफ के लिए भी। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर के अंदर क्या आ जाएंगे? ग्रीन प्लांट, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स को थोड़ा सा समझते हैं। ऑटोट्रॉप्स होता क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ यानी खुद। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाए, सेल्फ करे, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, जो आप फोटोसिंथेसिस अब पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है, सेकंड कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर में जो होंगे आपके प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे और टर्सरी होंगे और क्वाटरनरी होंगे। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें आ रही हैं, ये पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, ठीक है,
ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर है। थर्ड जो आता है वो डिकम्पोज़र आता है। डिकम्पोज़र क्या करता है, जो आपके लिविंग है बायो वाले जो चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, सेप्रोट्रोप्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से नोट डाउन कर लें। अब इसमें आगे समझाते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, इसमें बोला है बायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो बायोटिक मैंने बता दिया, आपके लिविंग वाले होंगे। तो उसमें ये हमने प्रोड्यूसर पढ़ा था, कंज्यूमर पढ़ा था और डिकम्पोज़र पढ़ा था, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोप्स मैंने अभी बताया था आपको, खुद बनाते हैं। तो किस मेथड से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मेथड से बनाते हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे सूरज लूँ, ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है और सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, प्लस रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये रॉ मटेरियल चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना खाना बना लेते हैं। तो इनको कहते हैं प्रोड्यूसर, इसीलिए इनको ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है। समझ आ गया, क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं। ध्यान रख लेना प्लैंकटॉन्स। तो प्लैंकटॉन्स जो होते हैं बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी वगैरह के सरफेस पे तैरते रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्लैंकटॉन पूछा जाता है। अब प्लैंकटॉन्स दो तरह के होंगे। दो तरह के कौन कौन से होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। अब मैं इनके बारे में बता दूं क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। अगर हमने लिखा फाइटो, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और सेकंड बोला जूप्लैंक्टॉन्स। जो फाइटो का मतलब है ना, वो होगा प्लांट, और जो जू वाले हैं वो हैं आपके एनिमल वाले, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जो छोटे छोटे एनिमल में आ रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, उन्हें जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स उन्हें कहते हैं जो प्लांट कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, चलिए। अब चलते हैं हम कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर जो टर्म आई है, वो टर्म आई है कि जो पेड़ पौधे ने फूड बनाया, ठीक है, उसको खाएगा कौन। तो यहाँ से ये मान लो हिरन, गाय, गोट वगैरह कुछ भी आई, ये इसको खाएगी, ठीक है। जब इसको खाएगी तो इसने पेड़ को डायरेक्टली खाया, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली खाती है इसको, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। समझ आया। अब ऐसे एनिमल ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड हो खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद अगर इसे कोई और खा लेता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो अब हम टाइप्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में हमारा पहले आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली आपके प्लांट को खा रहा है, ठीक है। किसको खा रहा है, प्लांट को। समझ आ गया, तो उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। देखो, ईटिंग द प्रोड्यूसर्स प्लांट डायरेक्टली, ठीक है, समझ में आ गया। उसके एग्जाम्पल हैं ये, क्लियर। आप देख लेना वीडियो में पॉज करके। सेकंड आता है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या होता है, जो इस यानी प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, इन पे डिपेंड करते हैं। यानी ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स, विच कंज्यूम्स अदर एनिमल्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनको प्राइमरी कार्निवोरस भी कहा जाता है और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर भी कहा जाता है। समझ आ गया। प्राइमरी कंज्यूमर वो जो प्लांट खा रहे थे, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर जो इन एनिमल को खा रहे हैं, और इन्हें प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब समझते हैं ओमनिवोर्स। अब समझते हैं ओमनिवोर्स क्या है। तो ओमनिवोर्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ओमनिवोर्स। ठीक, तो उनके एग्जाम्पल हैं आपके यहाँ पे ये सारे, ठीक है। जैसे किसी प्लांट से कुछ खाया उन्होंने, प्लांट का प्रोडक्ट भी खाया और एनिमल का भी प्रोडक्ट खाया, तो वो कहलाते हैं आपके ओमनिवोरस। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? ऐसे प्लांट एनिमल जो आपके बायो हैं, मतलब जो बायो हैं और वो डेड हो गए या किसी वजह से कुछ उनको हो गया, मर गए, तो उनको डिकम्पोज करके दोबारा सोइल में मिला देने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हेल्प करते हैं, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। जैसे फंगस, बैक्टीरिया, जो तोड़ देते हैं डेड एलिमेंट, डेड प्लांट को, डेड एनिमल को, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में। ठीक है, मतलब कोई बड़ी चीज़ को उसके टुकड़े कर दिए इन्होंने, छोटे 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 छोटे। ठीक है, यानी यहाँ ये ऐसे करके बिखेर दिए। समझ में आ गया? अब समझते हैं हम डिकम्पोजर के इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से है, आपका कुछ भी वेस्ट है, ठीक है, चाहे वो बायो वेस्ट हो चाहे वो ऐसा ही वेस्ट हो, ठीक है, उस वेस्ट को डिग्रेड करने में भी हेल्प करता है, आगे हम समझेंगे। ठीक, और उसको एनवायरनमेंट को ये क्लीन करता है ऐसे। ठीक है, समझ आ गया? तो दो टाइप की चीज़ें आपको समझ आ गई यहाँ पे, कि जैसे हमारा प्लांट है या फिर कोई एनिमल है जो डेड है, उसको क्या कर देता है, ये धीरे धीरे इस पे एक्शन करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ और इसको गलाता है। जब ये गलता जाता है तो मिट्टी में ये हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिट्टी में जो मिल गया तो मिट्टी को न्यूट्रिशन फिर से मिल गए। ठीक है, अब न्यूट्रिशन मिल गए तो ये दोबारा पेड़ में यूज़ होंगे। तो इस तरीके से साइकिल घूमती रहती है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? आगे समझते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट अभी मैंने आपको समझाया था, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर आपके एडेफिक फैक्टर आते हैं जो कि आपके सोइल वगैरह हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग आते हैं क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर सोइल है, वाटर है, एयर है। अब इनसे क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो सोइल से जैसे नाइट्रोजन ले जाती है, ठीक है, क्लियर। एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक। वाटर से वो वाटर का यूज़ करते हैं। तो इनके यूज़ करके प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करते हैं और वो फूड बाकी दूसरे एनिमल यूज़ करते हैं फिर। तो चीज़ें समझ आ गई यहाँ तक क्या क्या है। अब आप ये समझ लीजिए, हमारे दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो आपके केमिकल फार्मूला जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। और इनको ऑर्गेनिक बनाएंगे, मतलब जो हाँ इंसान खा सकता है, मतलब जिनको यूज़ करता है ऐसा न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्लाइमेट फैक्टर जो मैं बता रहा था, क्लाइमेट फैक्टर में आपको मैंने बताया कि सनलाइट होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, रेनफॉल होती है, मॉइस्चर होता है, ये क्या है, सारे क्लाइमेट फैक्टर हैं। ठीक है, आपको ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम तो मैंने बता ही दिया था, इकोसिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। तो जब इकोसिस्टम फंक्शन करता है, इसके अंदर जो आपकी एनर्जी आई सनलाइट से, ठीक है, प्लांट के अंदर, तो लेट एज्यूम करो कि ये 1% एनर्जी आई, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, इसको हम ट्रॉफिक लेवल में अच्छे से बताएंगे। अब ये जो एनर्जी आई है ये प्लांट ने यूज़ की अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में और यहाँ से फूड जनरेट किया और इसको किसी और ने खाया, तो यहाँ पे जो एनर्जी जाएगी वो ओनली 10% रह जाएगी और बाकी यूज़ हो जाएगी बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, तो अब आपको समझाते हैं पहले क्या क्या है। तो ये जो अभी मैं बता रहा था, इसने इसको खाया, उसने खाया, उसको कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। अब ये फूड चेन है क्या? तो फूड चेन के लिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल मैंने कहा
कि पहले ये ग्रास होगी, ठीक है, ग्रास को खा लिया हिरन ने और हिरन को खा लिया शेर ने। तो आप देख रहे हो ये ऐसे चलती जा रही है, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। तो अब जब ये ग्रास से एनर्जी मिली थी सनलाइट से, ये 1% मिली, मान लो 10,000 किलो जूल इसको एनर्जी मिली, ठीक है। अब यहाँ जो जाएगी ना वो एनर्जी, वो सिर्फ इसकी 10% जाएगी, यानी यहाँ पे आपका 1000 किलो जूल इसको मिलेगी, ठीक है। अब बाकी यूज़ हो जाएगी। अब इसके बाद ये 10% जाएगी तो इसको मिलेगी 100 किलो जूल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है। और ये जो फूड चेन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, फूड चेन इज़ यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। अब सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन का वो समझ लो। फूड चेन को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र है एनर्जी का, ठीक है, और मटेरियल का, ठीक है, किसके बीच में, एक जानवर से दूसरे जानवर, मतलब वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, वो हमें समझ आ जाता है फूड चेन से, ठीक है। सेकंड थिंग, जो बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है, आपके दो सिस्टम होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। क्लियर। इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे से इंटरलिंक है वो आपको यहाँ पे समझ आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या होता है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे जब डिफरेंट डिफरेंट चेन एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएं, वो कहलाता है फूड वेब। आ गई बात समझ में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम एस्टैब्लिश अ नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पेसीज कॉल्ड फूड वेब। तो क्लियर समझ आया यहाँ पे फूड वेब क्या है। इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे इस पेड़ से प्रोड्यूस हुआ कुछ फूड, इसको देखो रैबिट ने भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है, रैट ने भी इसको खा लिया। तो 3 फूड चेन दिखाई दे रही हैं अलग अलग। रैट से एक फूड चेन बनेगी, रैबिट से बनेगी, एक गोट से बनेगी। तो गोट को देखो या तो इस फोक्स ने खा लिया या फिर इस शेर ने डायरेक्टली खा लिया। तो 2 चेन एक दूसरे से इंटरलिंक हो गई, नहीं हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो रैबिट को किसी वाइल्ड कैट ने खा लिया या फिर फोक्स ने खा लिया और इसको शेर ने खा लिया। तो आप ये समझो जो लायन है ना वो सबसे ऊपर है, ठीक है, और ये जो खा रहे हैं ये अलग अलग फूड चेन है और ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, ठीक है। लास्ट में अगर शेर मर गया तो इसको कौन ख़त्म करेगा, इसकी बॉडी को, वो ख़त्म करेंगे डिकम्पोज़र, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने डिकम्पोज़र वगैरह क्या है। डिकम्पोज़र दोबारा से जो भी न्यूट्रिशन है वो सोइल को दे देंगे। क्लियर, इसको डीके करके। समझ आ गया यहाँ तक फूड चेन फूड वेब क्या है। नेक्स्ट करते हैं इसमें टॉपिक ट्रॉफिक लेवल। हम बता रहे थे ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो ये होता है कि वो 10% चलता है, इसीलिए यहाँ पे इसको 10% लो भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिकम्पोज़र है, ठीक है, यहाँ पे फूड बनाया प्लांट ने, ठीक। अब इसकी जो चेंज होगी ना वो 10% जाएगी। 10,000 का ही एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ 1000 हो गई। अब ये इसने इसको खा लिया तो यहाँ 100 ही रह गई, इसने इसको खा लिया तो 10 ही रह गई, ठीक है। तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो अपर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो होगा उसे सबसे कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और जो 90% बची हुई होती है वो यूज हो जाती है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में प्रोसेस होने में। समझ आ गया। तो इसको एनर्जी पिरामिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी पिरामिड। तो लिखा हुआ भी होगा कहीं एनर्जी पिरामिड, तो आप देख लेना, इसको बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। समझ आ गया यहाँ तक। चलिए देखिए ये आ गया 10% लो। तो 10% लो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा क्या है।
कि जो 10% ही है वो अगले लेवल पे, अगले ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचता है। 10% लो स्टेट दैट ओनली 10% एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। आ गई समझ में? तो ये कहलाता है आपका 10% लो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारे क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन जो है आपका ऑक्सीजन गैस का प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का मिलकर जो बनता है O3। तो जो O3 मॉलिक्यूल है वो आपका ओजोन है। क्या है? ओजोन। आगे बात समझ में? तो ओजोन जो है फॉर्म होता है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसमें आगे क्या क्या है। तो जो लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है ओजोन का, इन्होंने ये बताया है जैसे जो ऑक्सीजन लेयर है आपकी, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ओजोन की लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है? ओजोन की। अब ये यहाँ पे सनलाइट से जब इस पे अटैक होता है तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिवेंट करता है आपके अर्थ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अर्थ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, जिसमें से इंसान वगैरह लिविंग जो भी कुछ है उन सबको ये बचाता है। ठीक है, अगर ये ऐसा प्रोसेस ना हो और सनलाइट आपको डायरेक्ट आ जाए तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किन कैंसर हो सकता है। और दूसरी चीज़ें ये भी हैं, जो भी उस आसपास चीज़ें होंगी सब बर्न हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ओजोन जो है डिप्लेट होती जा रही है किसके वजह से? ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से। ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से ओजोन क्या हो रही है? डिप्लेट हो रही है। कैसे? जैसे हम फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें CFC गैस होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ओजोन लेयर को। इन केमिकल के वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाती है। और जैसे आप यूज़ करते हो परफ्यूम वगैरह, एरोसोल, इन सब में भी क्या होते हैं? ओजोन लेयर को डिप्लेट करने के कारण होते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो ये मैंने नीचे रखा था टॉपिक इसलिए क्योंकि हम इसमें लिख सकें कुछ। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो भी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो पहले मैं यही बता देता हूँ क्या चीज़ होती हैं ये। तो नेक्स्ट पेज खोल के मैं इस पर ये समझा देता हूँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है। तो आपको ये दिख रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिखा है। तो ऐसे वेस्ट जो आपके डिकम्पोजर से, ठीक है, डिकम्पोजर से ब्रेक डाउन हो जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ठीक है, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? जैसे मैंने यहाँ पे सेब गिराया, ठीक है, तो सेब पे जो होंगे यहाँ पे डिकम्पोजर अटैक करेंगे, धीरे धीरे ये सेब गलेगा और ये एक टाइम ऐसे आएगा पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो जितने भी इसके न्यूट्रिशन थे वो सारे इस मिट्टी में चले जाएंगे, तो वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो पूरा डिकम्पोज हो जाए, स्प्लिट हो जाए, सिंपल उसमें। ठीक है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होगा जो स्प्लिट नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से। समझ आ गया यहाँ तक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने जैसे सेब लिया, कोई भी फूड हो सकता है, ट्री का लीव्स हो सकती हैं, यूरिन हो सकता है, पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, काउ डंग हो सकता है। ये एग्जांपल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या क्या एग्जांपल है फिर?
नॉन बायोडिग्रेडेबल के वेस्ट के एग्जांपल हैं DDT, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इन फिनाइल, ठीक है, इन क्लोरो इथेन, ये क्लोरो है, ठीक है। सेकंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये चीज़ें हैं आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनके बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस की ये टेबल पूरी है, आप समझ सकते हो। देखो ये ब्रेक डाउन हो रहा था, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये हार्मलेस है, ये हार्मलेस होगा। अगर यहाँ पे नॉन पॉइजनस है ये, ठीक है, और ये पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल ये वापस दे देगा नेचर को, ये कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं देगा, ठीक। टूट के न्यूट्रिशन वगैरह जो बता रहा था, ये एनवायरनमेंट को जब भी पोल्यूट करेगा जब ये पूरा डिग्रेड नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे किसी किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है डिग्रेड होने में, तो जब तक तो ये पोल्यूट करेगा, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल हमेशा करेगा क्योंकि ये डिग्रेड होता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके डिफरेंस हैं, समझ आ गए। अब हम उस पर चलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये पत्तियाँ पेड़ है कुछ, ठीक है, इस पत्तियों में ऊपर हमने पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क दिए, ठीक है, मरकरी वगैरह डाल दी इस पर, ठीक। तो मरकरी को खाया किसी गोट ने, ठीक है, ये इसने खा लिया, इस पेड़ को भी खा लिया, इसको भी खा लिया, 2 पेड़ खा लिए, तो इसके पास पहुंच गए 2 मॉलिक्यूल मरकरी के लगभग। अब इस बकरी को खा लिया किसी शेर ने या किसी और उसने खा लिया, ठीक है, या इसका प्रोडक्ट यूज़ कर लिया इंसान ने, आ गई बात समझ में। अब इसने एक बकरी ये खा ली, एक बकरी ये खा ली, तो यहाँ पे हो गए 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल। अब इसको किसी और ने खा लिया, तो इस तरीके से जो ये टॉक्सिसिटी है ना मरकरी की, ये बढ़ती चली जाएगी। तो जो लास्ट कंज्यूमर होगा उसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जुड़ जाएंगे, तो ये एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इसी को लिए बोलते हैं इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग मैन, क्योंकि फूड चेन ही चलती है सही, ठीक है। तो इंक्रीज करता चला जाता है ये कंसंट्रेशन इस हार्मफुल केमिकल का, ठीक है। क्लियर आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें ई क्लासेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो।